नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में मनोहर कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई, जहां मीटिंग में 31 एजेंडों पर चर्चा की गई। इस बैठक के दौरान कई अहम फैसलों पर मनोहर कैबिनेट की मुहर भी लगी है। इनमें ई व्हीकल्स नीति को मंजूरी भी दी गई है, तो वहीं खरीदारों से लेकर उद्योग लगाने वालों तक को बड़ी छूट देने का फैसला भी किया गया। इसमें स्लैब्स तय किए गए हैं, जिसके तहत पहले पाव की तर्ज पर लाभ जो है वो सभी को दिया जाएगा। इसके साथ ही विदेशी कोयले की बढ़ती कीमतों को देखते हुए 2008 में हुए पावर परचेज एग्रीमेंट में बदलाव किया गया। कोयले की बढ़ी हुई कीमतों के अनुसार बिजली कंपनियों को रेट दिया जाएगा। इससे हरियाणा सरकार पर 50 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। तो वहीं इस कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। 60 साल के बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता जो मिलता है उसका प्रोसीजर वो हमने बहुत सरल कर दिया है। उसको आज कैबिनेट ने पारित किया है कि अब किसी को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत जिसकी 60 साल आयु हो गई है और उसकी आय भी जो है वो विद इन लिमिट्स है, जो लिमिट 2 लाख की बनाई हुई है वो है, और उसका जो डाटा है वो सब परिवार पहचान पत्र की ओर से, क्रिड की ओर से और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने जस्ट एक कंसेंट फॉर्म वो साइन कराना है और कंसेंट फॉर्म साइन कराते ही और उसकी ओल्ड एज पेंशन शुरू हो जाएगी। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, चाहे वो नगरपालिका के अंदर हैं चाहे नगरपालिका की सीमा के बाहर हैं, इनको ऑथराइज करने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज ने नगरपालिका क्षेत्र का तो एक्ट पिछले विधानसभा सत्र में बना दिया था, लेकिन बहुत सी कॉलोनीज ऐसी हैं जो नगरपालिका क्षेत्र से बाहर बनी है। ये भी लगभग 2000 कॉलोनीज हैं, लेकिन अभी उसमें से 600 के आसपास रजिस्ट्रेशन लोगों ने कर दिया है। उसके भी एक्ट की आवश्यकता है, तो उसकी एक्ट को लाने के लिए आज कैबिनेट ने वो एजेंडा पारित किया है। देश भर में स्टार्टअप्स की जब से घोषणा हुई है, हर प्रदेश स्टार्टअप्स के लिए अपनी नीति लेकर के आ रहे हैं। हम भी स्टार्टअप्स की नीति को लेकर के आए हैं। अभी इससे पहले जो स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और सहायता दी गई है उसमें भी हरियाणा पीछे नहीं है। दुनिया भर में स्टार्टअप्स का जो एक विषय शुरू हुआ है, देश भारतवर्ष वर्ल्ड वाइड अगर हिसाब लगाएं तो हम 3rd प्लेस पर हैं एज नंबर ऑफ स्टार्टअप्स पर कंसर्न, और उसमें भी हरियाणा बड़े अग्रणी स्थान पर है। कुल 60,000 स्टार्टअप्स में से 5,000 स्टार्टअप्स केवल हरियाणा के हैं। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी है वो भी आज समय की एक मांग है कि प्रदूषण जितना फैलता है, वाहनों में डीजल की, पेट्रोल की जो खपत होती है, उसकी बजाय इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये बड़ी संख्या में उत्पादन भी इसका होना चाहिए, बड़ी संख्या में यूजर भी इसके आने चाहिए, तो सबके लिए। और इसको हमने एक फिजिबल बनाया है कि प्रोडक्शन में उनको क्या क्या सहायता दे सकते हैं, और जो लोग इसको खरीदेंगे, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कारें, बसें, ट्रक जो खरीदेंगे उनको भी प्रारंभिक मात्रा रखी गई है, निश्चित की है कि प्रारंभिक जो फर्स्ट कम फर्स्ट फर्स्ट वाले जो भी अप्लाई करेंगे खरीदने के लिए और अपना पैसा जमा कराएंगे, उसके बाद उनको कुछ सहायता। पावर जो निर्माता है बिजली के और खास करके जो थर्मल पावर हाउस चलाते हैं, उसमें 2 प्रकार का कोयला यूज होता है, या तो डोमेस्टिक है या इंपोर्टेड है। पिछले दिनों में इंपोर्टेड कोयला बहुत महंगा हो गया और लगभग जो $100 का भी होता था तो $250 तक प्रति मीट्रिक टन ये पहुंचा है। तो इतना महंगाई होने के बाद कई कंपनियां वो घाटे के कगार पर चली गई और उनकी डिमांड है कि हमारे जितने एग्रीमेंट्स हैं, या तो एग्रीमेंट्स को रिवाइज किया जाए, नहीं तो फिर हमारे यूनिट्स बंद हो जाएंगे और कंपनियां फेल हो जाएंगी। हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी, बहुत दिनों से इसकी हम तैयारी कर रहे थे, काफी डिपार्टमेंट से परामर्श करने के बाद और अंतोगत्वा आज ये फाइनल होने के बाद हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी हम लेकर के आए हैं। चलिए, जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उनका परिचय मैं आपसे कराऊं। हमारे साथ विजेंद्र नेहरा जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी रवि कालीरमण हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। मैं आऊंगा एक बिंदु पर बात करूंगा, पहले पक्ष की प्रतिक्रिया लूंगा, फिर विपक्ष की प्रतिक्रिया लूंगा और एक एक पॉइंट पर पॉइंट बात करेंगे। उससे पहले मैं रवि से कुछ अपडेट्स ले लूं जरा। रवि, कैबिनेट की बैठक हुई, 31 कुल मिलाकर एजेंडे थे और काफी कुछ बड़े बदलावों की दिशा में
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया। कुछ लीड्स, जानकारियां, अपडेट्स आप दीजिए, फिर मैं चर्चा पर आता हूं। रवि। बिल्कुल केशव, देखिए आज कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा के सचिवालय की 4थी मंजिल पर हुई और 31 एजेंडे इस बैठक में कुल रहे। कुछ एक एजेंडे बाद में टेबल किए गए थे, कहीं ना कहीं टोटल मिलाकर 31 एजेंडे थे और उनमें से कुछ जो मुख्य एजेंडे हैं उनका मैं जिक्र यहाँ करना चाहूंगा। महिलाओं को सीसीएल की सुविधा में संशोधन किया है। जिस प्रकार से महिलाओं को सीसीएल मिलता था, उसके बाद अब महिलाओं को 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भी सीसीएल दी जाएगी। एक बदलाव ये किया गया है। यदि बच्चा 40% दिव्यांग है तो उस पर आयु में छूट मिलेगी। दूसरा बदलाव इसमें ये किया गया है। वहीं यदि कोई सिंगल फादर है तो उसे भी इसी कैटेगरी के तहत छूट मिलने वाली है। ये तो है सीसीएल जो एजेंडा जो था, कहीं ना कहीं उसके तहत जो मिलने वाली जो छूट है उनके बारे में। इसके अलावा केशव, जिला झज्जर में बेरी स्थित भीमेश्वरी देवी मंदिर को सरकार टेक ओवर करने जा रही है और कहीं ना कहीं एक श्राइन बोर्ड बनाने की बात है, वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। लगातार इस प्रकार की डिमांड्स जो है लोगों की आ रही थी कि श्राइन बोर्ड एक भीमेश्वरी माता मंदिर का भी बनाया जाए ताकि तमाम जो चीजें हैं वो सुचारू रूप से चालू हो सकें। इसके अलग अगर बात की जाए तो पंचकुला को अधिक विकसित करने के लिए सीएलयू लाइसेंस की सीमा हटाई गई है, जो पहले 1 साल थी, और वहीं पुराने रेट्स भी इसमें लागू रहेंगे। कहीं ना कहीं पंचकुला को मोहाली के तर्ज पर डेवलप करना हरियाणा सरकार की प्राथमिकता है, तो उसी के चलते ये जो है इसमें बदलाव किए गए। ठीक है रवि। प्रदेश में अनऑथोराइज्ड कॉलोनी, चाहे नगर पालिका के बाहर हो चाहे अंदर हो, उसमें 2000 कॉलोनियां जिसमें हैं, एक इसमें बदलाव किया गया है। इसके साथ साथ अगर केशव बात की जाए, वृद्धा अवस्था पेंशन जो योजना है वो 60 साल के बाद जो है अपने आप शुरू हो जाएगी। किसी प्रकार की भागदौड़ जो है वृद्ध जो लोग हैं उनको नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा भी वो काफी कुछ है। मैं वापस आऊंगा आपके पास भी। कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने चिन्हित किए हैं जो बड़ी प्रमुख बदलाव हैं और योजनाएं हैं, उस पर हम पॉइंट दर पॉइंट बात करते हैं। पहले उसके पीछे का कारण मैं जानूंगा नेहरा साहब से, फिर विद्रोही जी से प्रतिक्रिया लूंगा विपक्ष के नाते, वो क्या कुछ मानते हैं। सबसे पहली बात मैं स्टार्टअप नीति की कर रहा हूं। स्टार्टअप नीति का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर 60,000 स्टार्टअप किए जाते हैं तो उसमें से 5,000 हरियाणा प्रदेश करता है, यानी कि भारत में कुल स्टार्टअप्स में अग्रणी श्रेणी में हरियाणा बना हुआ है। स्टार्टअप योजना को लेकर क्या कुछ बदलाव है नेहरा साहब जो करने जा रहे हैं, पहले मैं आपकी रिएक्शन लेता हूं इस बात पर। देखिए केशव जी, आवाज ठीक से आ रही है आपको मेरी? जी बहुत अच्छे से आ रही है। हाँ केशव जी, देखिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जिस तरह से कैबिनेट की बैठक में जनहित के अंदर जो फैसले लिए हैं, प्रभाव हरियाणा प्रदेश की जनता पर उनका पड़ने वाला है। चाहे वो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो पेंशन को जोड़ने का विषय माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि पहले जहां पेंशन के लिए बुजुर्गों को लोगों को जाना पड़ता था। नेहरा साहब ये चीजें बताई मुझे, ये चीजें रवि ने बता दी है। मैं कह रहा हूँ ना, समय कम है और विषय बहुत ज्यादा है आज हमारे पास, गागर में सागर भरने वाली बात है, तो एक एक पॉइंट दर पॉइंट हम बात कर रहे हैं। मैं गागर में ही सागर, हाँ स्टार्टअप नीति पहले पूछ रहा हूँ मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं देखिए स्टार्टअप की जहां तक विषय है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भी केशव जी पूरे देश भर के अंदर तीसरे नंबर पे हरियाणा प्रदेश आता है। और जहां तक स्टार्टअप की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे जानकारी दी कि देश भर के अंदर अगर 60,000 के आसपास स्टार्टअप शुरू होते हैं तो उसमें से लगभग 5,000 के आसपास हरियाणा प्रदेश का उसमें नंबर होता है। एक बहुत बड़ी इसमें संख्या है। एक अलग से योजना हरियाणा सरकार इस विषय पर लेके आ रही है कि जिस तरह से नई नई स्कीम, नई नई योजना और ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, जिससे कि हरियाणा के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप शुरू हो और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो इंडस्ट्री लगाए, जो उद्योगपति कोई काम करे, धंधा करे, उसको हर तरह से छूट देने का हरियाणा सरकार काम करेगी। चाहे उसको सस्ती बिजली देनी हो, चाहे उसको सस्ती जमीन प्रोवाइड करानी हो, चाहे उसको सुरक्षा देने की मामला हो, चाहे उसको उसके नजदीक उसके वहां तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था हो, चाहे उसको सस्ते रेट के ऊपर कर्मचारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो। इसी को देख करके मारुति ने खरखोदा में जो लगाया है, अभी लगभग 2000 एकड़ के आसपास का जो प्लांट लगाया है, 900 एकड़ का टोटल मिला करके लगभग 20,000 बेरोजगार युवाओं को वहां पे रोजगार मिलेगा और 20,000 करोड़ के आसपास की टोटल इन्वेस्टमेंट वहां पे आनी है। तो मुझे लगता है इन चीजों से केशव जी बहुत फायदा मिलने वाला है। लेकिन वृद्धावस्था पेंशन का जो मैं जिक्र कर रहा था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जोड़ी है, बहुत बड़ी सौगात हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बुजुर्गों को मिलने वाली है, क्योंकि घर बैठे उनकी पेंशन मिल जाएगी। दूसरा केशव जी एक कंप्लीट कर दूं, उनको घर बैठे पेंशन मिल जाएगी। दूसरा 60 साल की उम्र होती है उनकी पेंशन बन जाएगी। और हमारी सरकार ने 8 साल के अंदर लगभग 2000 वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने का काम किया है, जहां कांग्रेस पार्टी 5 साल के अंदर मात्र 10 साल के अंदर मात्र 500 रुपए पेंशन बढ़ाई थी। ठीक है, मैं आऊंगा इस पॉइंट पर भी, ये भी मेरी लिस्ट में शामिल है। मैं विद्रोही जी से रिएक्शन लेता हूं इस बात की। विद्रोही जी, स्टार्टअप नीति पर काम करने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा इस पर जोर देने की जरूरत है और एक अच्छा खासा बजट
कह लीजिए या स्कोप कह लीजिए इसके लिए रखा गया है? एक दावे करने में और धरातल पर उसे उतारने में दिन रात का अंतर है। आपने रिजर्व बैंक के विद्रोही जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है मुझे और कनेक्शन भी लॉस्ट हो गया है। मैं बोल देता हूं इनकी जगह। चलिए, नहीं, मैं सेकंड पॉइंट पर आ जाता हूं। वो जब आएंगे तो मैं पहली भी रिएक्शन उनके साथ साथ ले लूंगा। मैं दूसरी रिएक्शन आपने इससे लेना चाहूंगा। जो कॉलोनीज के लिए एक्ट लाने की बात कही गई है, अभी रवि भी जिक्र कर रहे थे, 2000 अनऑथराइज्ड कॉलोनी है और मुख्यमंत्री ने कहा कि अनऑथराइज्ड हैं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन अभी नहीं है कि उनको हटाया जा सके। उसको लेकर क्या कुछ योजना तैयार कर रहे हैं नेहरा साहब? देखिए केशव जी, जो पुरानी कॉलोनियां हैं और जिनके अंदर सरकार ने जो नियम बनाया था बेसिक शुल्क दे करके, हमने एक नियम वहां पे बनाया कि अभी 2000 में से लगभग 600 कॉलोनी ऐसी चिन्हित की हैं सरकार ने कि जिनको रेगुलर करने का सरकार काम करेगी और नियमित करने का काम करेगी, जिसके अंदर सड़क, सीवर, बिजली, पानी, वहां की जो जनता है उसको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का जो काम है वो हरियाणा सरकार करेगी। क्योंकि होता क्या था, कांग्रेस पार्टी के समय में अधिकतर समय, और कुछ लोगों ने इस समय भी शुरुआत में करने का प्रयास किया था, लेकिन बाद में उस पर हमने तेजी से लगाम लगाई और उसको सख्त हमने कर दिया, इसलिए वो कॉलोनी बाद में नहीं कट पाई। लेकिन पुराने समय में जो कॉलोनी कटी थी तो जो प्रॉपर्टी डीलर होते थे वो केशव जी आके कॉलोनी काटते थे और वहां पे ना सड़क होती थी, ना सीवर होता था, ना बिजली होती थी, ना पानी होती थी। बाद में वो लोग सस्ते के चक्कर में प्लॉट ले लेते, लेकिन बाद में वो जनता वहां पे परेशान होती थी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो पुरानी कॉलोनियां हैं उनमें से 600 कॉलोनियों को रेगुलर करने का माननीय मुख्यमंत्री जो हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है, उसके अंदर जो भी सुविधाएं हैं जनता को वो हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक पॉलिसी के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी जिक्र कर रहे थे कि भविष्य की ये जरूरत है, आने वाले समय के अंदर जिस तरह से प्रदूषण डे बाई डे बढ़ने का काम हो रहा है केशव जी, इसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार इस पे भारी भरकम बजट खर्च करने वाली है। 10 से 20% से लेके 3 लाख से लेके 15 लाख रुपए तक, डिपेंड ऑन व्हीकल की जो कॉस्ट होगी उसके ऊपर, उसको हम सब्सिडी देने का काम करेंगे, चाहे वो जनता है और चाहे वो कंपनियां हैं जो बनाने वाली हैं। हर चीज को जगह जगह हर शहर के अंदर हम चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ प्राकृतिक खेती पे हरियाणा सरकार का बहुत ध्यान है। आने वाले समय में 50,000 एकड़ के अंदर हम प्राकृतिक खेती करेंगे। और गाय के अंदर, केशव जी कंप्लीट कर रहा हूँ, गाय माता की अगर कोई खरीद करता है तो 25,000 रुपए तक की सब्सिडी हरियाणा सरकार देगी। ये भी मुझे लगता है बहुत बड़ा निर्णय इसके साथ हमने लिया है। अब आपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी का जिक्र किया तो फिर मैं उसी पॉइंट पर आ जाता हूं और रवि मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा इस बारे में बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी जो है वो जितनी बड़ी समय की मांग है उतनी बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि पारंपरिकता से हटकर दूसरे ट्रैक पर लोगों को लेकर जाना, वो भी ऐसे ट्रैक पर जब अभी ना कोई बेहतरीन एक्शन प्लान है, ना बहुत ज्यादा चार्जिंग स्टेशन है, कीमत जो है वो भी सामान्य वाहनों से ज्यादा है, थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण काम है। और कहीं ना कहीं उनमें तमाम जो लोग हैं उनको रियायत भी मिलने वाली है, सब्सिडी भी मिलने वाली है, चाहे वो खरीदार हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, कोई भी हो, चाहे वो चार्जिंग स्टेशन लगाने वाले कोई लोग हों, तमाम लोगों को रियायत जरूर देगी। लेकिन इस समय जो है वो मांग जरूर है, कहीं ना कहीं ईवी जिस प्रकार से प्रदेश में और देश में प्रदूषण बढ़ रहा है, तेलों के दाम, चाहे डीजल की बात करें, चाहे पेट्रोल की दाम की बात करें। बिल्कुल केशव, देखिए जिस प्रकार की नीति जो है हरियाणा सरकार बना रही है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ जरूर है। आने वाले समय में ये आवाज मुझे मिल नहीं पा रही है। वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़ चुके हैं, हमारे पास फोन लाइन पर हैं। वेद प्रकाश जी रखिए अपनी बात, अधूरी रह गई थी। देखिए सर, मैं आपको बता रहा था कि स्टार्टअप के ऊपर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़िए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि मोदी जी के सत्ता में आने के बाद जितने स्थापित किए थे उनका 95% एनपीए हो गया। एनपीए होने का मतलब है कि वो सारे फेल हो गए। तो जब जमीन के ऊपर तो कहीं टिकते नहीं। अब हरियाणा में अगर स्टार्टअप कहीं लगे हैं तो स्वाभाविक है उनसे रोजगार मिलना चाहिए, पर हरियाणा में बेरोजगारी की दर तो सबसे ज्यादा है। अब सरकार कहती है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बेरोजगारी की वो सही नहीं है। अगर केंद्र सरकार की रिपोर्ट हम मान लें तब भी हरियाणा में 13 से लेकर 16 लाख लोग बेरोजगार हैं। यदि खट्टर जी की 6-7% की बात को हम मान लें तब भी हरियाणा के अंदर 7 से 9 लाख लोग बेरोजगार हैं। तो ये बेरोजगारी की संख्या बढ़ क्यों रही है? अगर उद्योग लग रहे हैं, स्टार्टअप आ रहे हैं, तो हमारा तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये समस्या रोजगारों की बढ़ क्यों रही है, बेरोजगारी बढ़ क्यों रही है, इसका जवाब खट्टर साहब नहीं देते। ठीक है, तो केवल दावे किए जा रहे हैं, केवल दावे। अब दावे करने से तो समस्याओं का हल नहीं होने वाला।
ठीक है, एक दूसरा बिंदु और था, मैं चाहूंगा आप उस पर भी साथ साथ अपनी बात रखिए ताकि मैं तीसरे बिंदु पर आ जाऊं। जो ईवी पॉलिसी लेकर आ रही है सरकार, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी, उसे लेकर क्या कुछ मानते हैं आप? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी ठीक है, क्योंकि प्रदूषण तो बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकलों का लाना, इलेक्ट्रिकल व्हीकलों को लाना जरूरी है। इसमें तो मैं, अगर पॉलिसी आती है, कैसी आती है, वो पॉलिसी धरातल पर कैसी उतरती है, कितने स्टेशन होते हैं, किस तरह के व्हीकल आते हैं, सब उस पर निर्भर करता है। अभी जब तक पूरी पॉलिसी नहीं आ जाती तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगा। ठीक है, मैं अगले पॉइंट की बात आता हूं। नेहरा साहब के पास में आता हूं इस पॉइंट को लेकर। बिजली संकट को लेकर भी बात कही जा रही है। सीएम साहब का कहना है कि जो एक्सपोर्टेड कोल था, जिसकी कीमत पहले 100 रुपए मेट्रिक टन तक होती थी, आज उसकी कीमत $250 तक पहुंच चुकी है, $100 से $250 तक। तो कंपनियों के साथ जो एग्रीमेंट है उसे रिवाइज किया जाएगा ताकि बिजली समस्या से निपटा जा सके। कैसे करेंगे इसे नेहरा साहब? देखिए केशव जी, जब हम 2014 में सरकार में आए थे तो बिजली कंपनियों के ऊपर लगभग 27,000 करोड़ रुपए का आसपास जो कर्जा था, 27,000 के आसपास जो कर्जा था वो हमने उतारा था, उसको सरकार ने अपने ऊपर लेने का काम किया था। 30% के आसपास जो लाइन लॉस था उसको घटा करके हम 14% पे लेके आए हैं। और मैं आपको एक घोषणा और मैं जानकारी दे देता हूँ कि प्रदेश में जल्दी ही 800 मेगावाट का एक थर्मल प्लांट और लगने वाला है। बिजली मंत्री रंजीत चौटाला जी ने इसकी घोषणा की है। यमुनानगर में ये लगेगा, मुझे लगता है उसके बाद में और सरप्लस बिजली हरियाणा प्रदेश के पास हो जाएगी। और आज भी लगभग 12,400 के आसपास की जो उत्पादन क्षमता है हरियाणा प्रदेश की, और 9,000 मेगावाट के आसपास की जो हमारी मांग है वो उसकी पूर्ति करने में हरियाणा आज सक्षम है। आज हरियाणा प्रदेश के हर कोने के अंदर बिजली जो है पहले की तरह सप्लाई हो रही है। बीच में जरूर एक बार थोड़ा सा केशव जी दिक्कत आई थी, लेकिन उसको हमने ठीक कर लिया है। कृषि क्षेत्र के अंदर भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं खुद किसान हूं, गांव में रहता हूं, 12 की जो बिजली हमने 6 घंटे कर दी थी बीच में कुछ समय के लिए, वो फिर से हमने किसान के 12 की बिजली 8 घंटे करने का काम किया है। 5500 से अधिक गांवों में आज हरियाणा प्रदेश के अंदर केशव जी 24 घंटा बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आज ज्यादा से ज्यादा हमारा ये प्रयास है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर, मैं आपको बताऊं, किसानों को सबसे सस्ती यानी 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देने वाला देश के अंदर हरियाणा इकलौता राज्य है। सबसे सस्ती बिजली हरियाणा का किसानों को हरियाणा सरकार प्रोवाइड करने का काम करती है। तो मुझे लगता है आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से घोषणा की है, बिजली कंपनियों को और भी हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जनता के ऊपर उसका वजन ना पड़े, जनता के ऊपर उसका बोझ ना पड़े, सरकार उस खर्चे को खुद वहन करे और हरियाणा सरकार ये काम करेगी। और जहां तक अभी बेरोजगारी का विषय मेरे साथी ने उठाया था, तो CMI जिसके आंकड़ों को ये कोड करते हैं, उसके अनुसार राजस्थान के अंदर 65 लाख बेरोजगार हैं, उनमें से 50 लाख ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। महाराष्ट्र में सेकंड नंबर पे हैं, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ में है। तो जहां जहां इनकी सरकार है, अरे भैया आपको मिर्ची लग जाती है बीच में बोलते हैं, जहां जहां केशव जी, जहां इनकी सरकार है, CMI जो इनकी अपनी कंपनी है, मैं काउंटर नहीं ले रहा हूं क्योंकि पॉइंट्स बहुत ज्यादा है मेरा साहब, पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, थोड़ा समय हर पॉइंट को मिल जाए, इसीलिए मैं जल्दी कर रहा हूं। मैं रवि एक बार आपके पास आता हूं, फिर विद्रोही जी से मैं जवाब लूंगा बिजली संकट को कम करने को लेकर। रवि, एक्शन प्लान क्या कुछ रहने वाला है प्राइवेट कंपनियों के साथ एग्रीमेंट को रिवाइज करने को लेकर? बिल्कुल, देखिए पहले की अगर बात की जाए तो पहले एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, उसके तहत जो है बिजली वो आ रही थी। अब दूसरा जो है उसमें बदलाव किया गया है, क्योंकि लगातार आपने यूक्रेन जो रूस वार जो था उसके बाद से ही जो है इंपोर्टेड कोयला है वो महंगा हुआ, और इस बार उसकी नतीजा हमें इस बार की गर्मियों में देखने का मिला। कहीं ना कहीं कट जो है वो ज्यादा लगने लगे। गांवों के एरिया की बात करें, फिर शहरों में, तमाम एरियो में जो है बिजली के जो है कट लगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अडानी के साथ जिस प्रकार से बातचीत जारी रही थी, लगातार एक लंबे समय के बाद जो है बिजली आपूर्ति हो पाई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से इस पर भी संशोधन, इस बिल पर भी, इस एग्रीमेंट पर भी संशोधन करना उचित समझा। कहीं ना जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि $100 प्रति मेट्रिक टन का जो रेट था वो 250 तक पहुंच गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार पर तो 50 करोड़ रुपए सालाना जो खर्च है वो बढ़ेगा, लेकिन आम उपभोक्ता की अगर बात की जाए तो उस पर किसी प्रकार का सरकार वो खर्च नहीं बढ़ाने वाली, क्योंकि अगर प्रति यूनिट की बात की जाए तो प्रति यूनिट पर 3 पैसे के हिसाब से जो है वो बढ़ोतरी होने वाली है। तो मुख्यमंत्री ने से सवाल भी किया गया और मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 पैसे की जो बढ़ोतरी होगी प्रति यूनिट वो किसी कंज्यूमर से नहीं ली जाएगी, और आने वाले जो समय में आपूर्ति ठीक रहे, बिजली ठीक रहे। क्योंकि इस प्रकार से लगातार एक लंबी लड़ाई जो चली थी, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का ये कहना था कि बिजली कंपनियां अपने जो पावर प्लांट्स हैं वो बंद करने की कगार पे, तो उनको नुकसान हो रहा था। ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों तरफ से सहमति बनी है
और सहमति ये बनी है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर एक लिमिट के बाद केशव अगर कोयला महंगा होता है उससे मान लो 200 रुपए से महंगा अगर कोयला होता है तो उसका रेट बढ़ेगा, अगर 200 से नीचे रहता है तो उसी रेट में जो है बिजली मिलती रहेगी। इस प्रकार की कोई डील जो है वो साइन हुई है जी। ठीक है, मैं विद्रोही जी से रिएक्शन लेता हूं इस बात के ऊपर। विद्रोही जी। देखिए केशव जी, मैं छोटी सी टिप्पणी बेरोजगारी पर कर स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको तीनों तथ्य बताए थे कि मुख्यमंत्री जी कितनी बेरोजगारी बताते हैं, केंद्रीय श्रम मंत्रालय कितनी बताता है और सीएमआई कितनी बताता है। सर वो बात हो चुकी, विद्रोही जी फिर धीरे होता है। मैं जो बिजली कंपनियों का एग्रीमेंट रिवीजन की बात है, सरकार जो कह रही है कि लोगों तक बिजली लगातार सप्लाई मेंटेन हो सके, उस पर बिजली पर आइए, मैं बिजली पर ही आ रहा हूँ। हाँ, आप बिजली पर आइए। जब कांग्रेस की सरकार हटी, भाजपा ने सरकार संभाली, तब हरियाणा में सरप्लस बिजली थी। इन्होंने हरियाणा के पावर प्लांटों को जानबूझकर बंद किया और खुद सुनिश्चित ढंग से बिजली का संकट पैदा किया ताकि प्राइवेट प्लेयर्स को ये फायदा पहुंचा सके। अडानी ने 1 साल हरियाणा की बिजली बंद रखी। इन्होंने कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, कोई लीगल नहीं दिया। वो भाव बढ़ाना चाहते थे। अब कोयला का भाव क्यों बढ़ा, विदेशी कोयले की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले आप इस पर तो विचारिए। मोदी जी ने जो नए कोयला खान थे, नया कोयला का प्रोडक्शन था, वो जानबूझकर देश में धीमा कर दिया। जब आप देश में कोयले का उत्पादन करोगे ही नहीं तो स्वाभाविक है कोयला आपको विदेश से मंगवाना पड़ेगा। ये अपने देश के कोयले का उत्पादन धीमा करो और विदेश से महंगा कोयला मंगाओ और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाओ और महंगी बिजली लो। ये सोच है। चलिए मैं इस बात का जवाब ले लेता हूं एक बार नेहरा साहब से। नेहरा साहब। देखिए केशव जी, देखिए आलू में से सोना निकालने वाले महान वैज्ञानिक राहुल गांधी जी के प्रवक्ता ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे जो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहे हैं कि जानबूझ करके। अरे भैया, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ये चाहेंगे? कोई नहीं चाहेगा महाराज। मैं आपको बता देता हूं, आपने जो अडानी के साथ एग्रीमेंट किया था 2008 के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर, वो इतना कमजोर एग्रीमेंट किया था कि हम कोर्ट में जब गए, अडानी ने जब कहा कि हम रेट बढ़ा रहे हैं, हम जब कोर्ट में गए तो कोर्ट ने बोला कि आपने एग्रीमेंट के अंदर कोई टर्म कंडीशन नहीं डाली है कि इनको आप रोक सके रेट बढ़ाने की। और 2012 के अंदर आपने कैंसिल करने का काम किया था, उसमें रेट उन्होंने बढ़ाया था। आपकी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, आपके तमाम नेताओं ने कमीशन खाया था, घूस खाई थी आप लोगों ने। और आपके समय में बिजली संकट जो रहता था ना, आज आपकी जहां जहां सरकारें हैं, चाहे राजस्थान में देख लो आप कितना बुरा हाल है। मैं रह के आया हूं 10 दिन राजस्थान में, अभी जयपुर में, वहां पे लगातार 4-4, 5-5 दिन बिजली नहीं आती है। किसान परेशान है, आपके मंत्रियों के सामने धरने पे बैठे हैं। आप लोग कुछ भी बोल देते हैं कांग्रेस पार्टी के। आप आलू में से सोना निकालने वाले पार्टी के महान वैज्ञानिक के आप प्रवक्ता हो गए, कुछ भी बोल देंगे आप ये तो देखिए आपके राज्य में क्या हो रहा है, आपके राज्य में क्या हो रहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर हम 24 घंटा बिजली देने का काम कर रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 5500 से अधिक गांवों में 24 घंटा बिजली देने का काम कर रहे हैं। आपके राजस्थान में देखिए कितना बुरा हाल है, वहाँ पे बिजली नाम की चीज ही नहीं है, लोग ये भूल गए। अरे आप देखिए तो सही। ठीक है नेहरा साहब, ठीक है, मैं जवाब देता हूं सर। मैं पहले इतना जवाब तो ये नहीं चलेगा। जो पंखा है ना, पंखा, अरे मेरा नंबर है विद्रोही जी, यहाँ विद्रोह क्यों कर रहे हो? अरे विद्रोही जी, मैं समय दे रहा हूँ आपको भी, उन्हें भी। अभी आपको समय दिया, वापस आपके पास नहीं आऊंगा विद्रोही जी। केशव जी मेरा नंबर है, केशव जी मेरा नंबर है। वेद प्रकाश जी, मैं वापस आपके पास ही आऊंगा। सुन लीजिए मेरा नंबर है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, मैं वापस आपके पास ही आऊंगा। विद्रोही जी आपके राजस्थान के अंदर, केशव जी 30 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूँ। राजस्थान के अंदर पंखे को डोरी से, रस्सी से बांध करके लोग चला रहे हैं भैया। वो कैसी वहां पे किसानों की हालत हुई पड़ी है। सोशल मीडिया पे देखिए कितना बड़ा हाल हो रहा है कांग्रेस पार्टी के। जहां जहां आपके राज्य हैं वहां बुरे हालत कर रखे हैं आपने जनता के। ना वहां पे बिजली है, ना वहां पे पानी है। और हरियाणा सरकार अगर कोई काम करती है तो आप आलू में से सोना निकालने वाले पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप इतने महान व्यक्ति हैं, आप प्रधानमंत्री जी के बारे में गलत नेहरा साहब, ठीक है नेहरा साहब, ठीक है। वेद प्रकाश जी जल्दी से रखिए अपनी बात। नहीं गिरा, जवाब दीजिए इस बात का। वेद प्रकाश, कोयले का देश में उत्पादन गिरा है नहीं गिरा? आप जवाब दीजिए क्यों गिरा? और जब कोयले का उत्पादन गिरा तो आप विदेशी कोयला मंगवा रहे हैं। और आप जिस प्रधानमंत्री को महान बना रहे हैं उसकी पोल तो श्रीलंका के अंदर खुल गई जब श्रीलंका के बिजली बोर्ड से अडानी के ब्रोकर के रूप में काम कर रहे थे। वो तो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने गवाही दी है। तो मैं नहीं कह रहा, श्रीलंका की पार्लियामेंट कह रही है। अरे श्रीलंका की पार्लियामेंट आपका प्रधानमंत्री तो अडानी का दलाल बनकर काम कर रहा है। अगर आप यही बातें लेना चाहते हो तो जवाब दो।
ना प्रधानमंत्री जी के श्रीलंका की पार्लियामेंट कह रही, मैं नहीं कह रहा। सुप्रीम कोर्ट में श्रीलंका की पार्लियामेंट ठीक है, मैं वापस आऊंगा, मैं दोनों से रिएक्शन लूंगा। मैं रवि के पास आ रहा हूँ, रवि के पास आ रहा हूँ। ठीक है विद्रोही जी, अपने विषयों पर रह रहे हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है उसी पर बात कर रहा हूँ। एक आखिरी पॉइंट है जिस पर मैं बहुत जल्दी रिएक्शन लेता हूँ। रवि, CLU लाइसेंस जो है उनको लेकर भी संशोधनों की बात आई है ताकि मोहाली की तर्ज पर पंचकुला को भी डेवलप किया जा सके, बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए, अगर केशव बात की जाए मोहाली की तर्ज पर पंचकुला को डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं पहले पंचकुला के जो रेट्स थे वो काफी हाई थे। उसके रेट्स पिछले साल जो है कैबिनेट बैठक हुई उसमें घटा दिए गए। अब उसमें क्या था कि CLU की जो समय थी वो 1 साल में लगभग जो है वो पूरा होता था, अब उसकी समय सीमा भी घटा दी। लेकिन रेट जो मोहाली के बराबर पिछले साल किए थे या पिछले कैबिनेट में किए थे उसी के बराबर रहेंगे। कहीं ना कहीं हरियाणा के पंचकुला को गुड़गांव की तर्ज पे, मोहाली की तर्ज पे डेवलप करना हरियाणा सरकार की प्राथमिकता है। और मोहाली की तर्ज पर पंचकुला जो है डेवलप हो, तमाम जो सुविधाएं हैं पंचकुला में मिले, तमाम जो लोग हैं उनको एक ऐसा जो शहर बने वो कहीं ना कहीं जो है मोहाली गुड़गांव की तर्ज पर हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रवि कालीरमन, वेद प्रकाश विद्रोही जी, विजेंद्र नेहरा जी, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।